नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा को बिल्कुल अच्छी तरह समझने के लिए पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो आज के वीडियो में अपन जानेंगे विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, और साथ में ही विभव और विभवांतर क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और साथ में ही सीखेंगे इसके जो अंकित प्रश्न होते हैं वो भी, क्योंकि एग्जाम के अंदर अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपन इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर में आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं, सबसे पहले विद्युत धारा को शुरू करने से पहले विद्युत धारा क्या होती है। देखो, विद्युत धारा होती है आवेश का प्रवाह, ठीक है। तो पहले अपने को समझना पड़ेगा आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है इसको आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको विद्युत धारा अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, आवेश क्या होता है। आवेश होता है दो वस्तुओं को रगड़ने से, आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने बालों में कंघे को रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे चिपकाए जाएं तो वो चिपक जाते हैं। हमने पहले क्या किया था, उसको बालों के अंदर रगड़ा था। तो इस रगड़ने से क्या हुआ, वो आवेशित हो गया, और आवेशित होने की वजह से उसके अंदर कागज के टुकड़े क्या हो गए, चिपकने लगे। यानी पदार्थ के अंदर ऐसा गुण आ जाता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, या तो दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, जैसे चुंबक के अंदर होता है। तो वही क्या होता है, आवेश होता है। यानी आवेश को अपन परिभाषित करने की कोशिश करें तो आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो आवेश की परिभाषा हो जाएगी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी अगर आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे आपने कंघे का उदाहरण लिया है, और अपन देखते हैं सर्दियों के मौसम में जब कंबल में और इसमें जो आप देखते हैं चढ़चढ़ाहट की आहट जो आवाज आती है, वो भी क्या है, आवेश के कारण ही ऐसा होता है। तो देखो, आवेश तो आपने ये कह दिया, तो क्या आवेश दो वस्तुओं को रगड़ने से ही उत्पन्न हो सकता है या कोई और भी कारण है। तो देखो, आवेश की उत्पत्ति के और भी कारण है। यानी आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है वो देखते हैं। आवेश की उत्पत्ति, तो हम देखते हैं आवेश की उत्पत्ति सबसे पहला है वो है तरीका जिससे घर्षण से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। यानी दो वस्तुओं, घर्षण मतलब दो वस्तुओं को रगड़ कर आप आवेश की उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, वो है चालन द्वारा। किसके द्वारा, चालन द्वारा। यानी उसमें कुछ विद्युत धारा प्रवाहित करके या कोई उसके अंदर क्या किया जाए, चालन किया जाए तो उससे उत्पन्न हो जाएगा। और एक होता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है अगर किसी वस्तु पहले से आवेशित है, ये क्या है, पहले से आवेशित है, और इसके पास दूसरी वस्तु लेके आए वो अनावेशित है। अगर इसके पास लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आवेशित हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। यानी जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लाते हैं, तो यानी एक वस्तु आवेशित है दूसरी अनावेशित है, तो उसको पास में लाएंगे तो दूसरी वस्तु भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी आवेश आ जाएगा, आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है। यानी दो वस्तुओं को रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश हमने देखा तीन तरीकों से उत्पन्न किया जा सकता है, घर्षण द्वारा यानी रगड़कर, और चालन द्वारा, और प्रेरण द्वारा, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे आवेश के प्रकार। क्या देखना है, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं,
तो पहला है धनात्मक आवेश। कौन सा होता है? धनात्मक आवेश, जिसको अपन प्लस से लिखते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो है ऋणात्मक आवेश। कौन सा है? ऋणात्मक आवेश, जिसको अपन माइनस से लिखते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको और बता दें, आवेश जो एक जैसे आवेश है उनमें आपस में प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण का मतलब उनको पास में ले जाएंगे तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। और जो अलग अलग आवेश है, समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, और विपरीत आवेश मतलब एक प्लस और एक माइनस को पास में लाएंगे तो वो आकर्षित करेगा एक दूसरे को। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो हमने ये देखा घर्षण क्या होता, सॉरी, आवेश क्या होता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति के और भी कारण है, जैसे घर्षण, चालन और प्रेरण। और साथ में हमने देखा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब यहां पर बात करते हैं अपन आवेश का मात्रक क्या होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, आवेश का एसआई मात्रक। देखो एसआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल जो सिस्टम है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी आवेश को इसी मात्रक से जाना जाता है। मात्रक के बारे में आप जाने तो मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी भी जो राशि है, कोई भी राशि है, उसको नापने का, जिसके अंदर उसको मापते हैं वो होता है इसका मात्रक। जैसे दूरी अपन मापते हैं मीटर के अंदर, ठीक है, उसी तरह अपन भार को या द्रव्यमान को नापते हैं केजी के अंदर, उसी तरह समय को नापते हैं सेकंड के अंदर। तो इसी तरह अपन बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। तो हमने सबसे पहले देखा आवेश क्या होता है, उसके बाद में आवेश की उत्पत्ति देख ली, आवेश के प्रकार देख ली। दो प्रकार आवेश, धनात्मक आवेश भी होता है और ऋणात्मक आवेश भी होता है, ठीक है। और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब थोड़ा सा और समझा दें कि ये आवेश की उत्पत्ति का क्या कारण है, धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है। जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं, ठीक है, तो मान लो हमने दो वस्तुओं को रगड़ा, इन आपस में रगड़ने से क्या होता है? उसके अंदर ऊष्मा ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हो जाता है धनावेश, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लो इससे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, तो ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर माइनस ज्यादा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋणावेश। ये धनावेश और ये ऋणावेश किसके ऊपर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन किससे किस में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। जब किसी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, या फिर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तब उसके अंदर क्या हो जाता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश, तो वो हो जाता है धनावेशित। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए वहां पर माइनस की मात्रा बढ़ गई, तो वो हो जाता है ऋणावेश। तो आपको ये समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आगे बात करें, यहां पर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है कितना? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, ध्यान रखना। यानी 1.6 बटे में लाएंगे पावर तो क्या हो जाती है? प्लस में, यानी बहुत कम आवेश होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देखो यहां पर अपन साथ साथ में ही टॉपिक के साथ साथ में ही उसके क्या सॉल्व करते रहेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे, उसके अंकित पर्सन, ताकि आपको टॉपिक से रिलेटेड अंकित पर्सन वहीं क्लियर हो जाए, एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होती है, इस अंकित पर्सन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमने यहां पर देखा एक पर्सन है, एक कूलम आवेश में
एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक प्रश्न दिया गया है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने ये कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो हल करने के लिए हमने क्या किया है, इसको हमें जो चीज पहले दे रखी है वो लिख लेते हैं। हमें आवेश दे रखा है जिसको हम Q से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं, ध्यान रखना, Q से। आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q बराबर कितना है, एक कूलम। साथ में आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप याद रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ये एक पर है, तो हमने मान लिया एक कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माना एक कूलम में, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली है n। कितनी मान ली, n। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या पता चला कि एक कूलम आवेश में, यानी आवेश हमारा एक कूलम है, Q बराबर, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसको n से गुणा कर दो। तो ये हमें एक प्रकार से हमारे पास सूत्र भी है। आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको n से गुणा कर दो। ये भी एक सूत्र भी है। नहीं तो देखो हमारे पास एक कूलम आवेश है, ठीक है, देखो यहां पर भी सॉल्व करते हैं। एक कूलम आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये हमें पता है। ये वैसे तो इसी से मान से हमने सूत्र निकाला है, लेकिन आप चाहें तो सीधा याद रख सकते हैं। अब क्या करते हैं, n को इधर रखते हैं और 1.6 को इधर लाते हैं, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखो ये संख्या इस n के साथ गुणा में थी, इधर आएगा तो भाग में। इधर भाग में आने के बाद में हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखो कैसे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये आपको याद होगा, अगर ये जो संख्या दे रखी है आपको, ये 10 की पावर माइनस 19, इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो पावर जो माइनस में होती है वो किस में हो जाती है, प्लस के अंदर। ये पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब अगर पावर को ऊपर लाएं तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19, अब प्लस के अंदर, आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस के अंदर। जब बटे में कोई पावर माइनस में होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस में हो जाती है। यानी आप पावर को अंश से हर में लाएंगे या हर से अंश में ले जाते हैं तो पावर के आगे जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। हमने क्या किया, इस एक में से यहां मतलब ये क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 19 बार है। 10 इंटू 10 इंटू 10 19 बार है, या फिर इसको आगे लिख दो, एक के आगे 19 जीरो है। ठीक है, हम इसमें से एक 10 अलग निकाल लिया, बटे 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी रह गई, अब 18 रहेगी, क्योंकि हमने एक पावर इसे अलग कर लिया, वो हमने 10 अलग लिख लिया। वापस इसको मिला देंगे तो वापस पावर कितनी बन जाएगी, 19। इसमें 10 में 1.6 में भाग करेंगे, 10 में 1.6 का भाग करेंगे, 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 में 6 का भाग करेंगे तो लगभग आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 10 की पावर 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। जब एक कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो हमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी वो 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगी। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर आपने देखा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। कूलम हमें आवेश हमें दे रखा है एक कूलम, n का मान हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमने इसको पक्षांतरण करके उसका सीधा आंसर निकाल लिया। तो एक कूलम आवेश प्रवाहित होने में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे एक कूलम आवेश के लिए। तो ये तो था आवेश के बारे में। इसके बाद में देखते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा क्या होती है इसको देखते हैं। विद्युत धारा तो देखो हमें सीधा सा पता है, अगर कहीं पानी बह रहा है, क्या हो रहा है,
पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी को अपन क्या कहते हैं? जलधारा। यानी जल बह रहा है तो जलधारा। अगर वायु कहीं बह रही है, हवा बह रही है, तो अपन क्या कहते हैं? वायुधारा। अगर अपन बात करें पानी बह रहा है तो जिसको पानी, जहां पर मान लो यहां पर पानी बह रहा है इसके अंदर, तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं? जलधारा। ठीक है, हवा बह रही है तो वायुधारा। तो इस तरह से जब विद्युत बहती है तो उसको क्या कह देते हैं? विद्युत धारा। तो क्या विद्युत बहती है तो इसका मतलब विद्युत की परिभाषा विद्युत ही होती है क्या? नहीं। इसकी परिभाषा जो हम लिखेंगे, परिभाषा जो होती है विद्युत धारा की, वो क्या होती है? वो हमने देखा था, आवेश क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा सिंपल सी क्या है? एकांक समय में, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से, विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, मात्रा कह दो या परिमाण कह दो, देखो क्या लिखा है? एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हमारा कोई भी परिपथ है, हम परिपथ को भी समझेंगे आगे। ठीक है, एक बार समझने के लिए, इस बिंदु पर आप यहां पर हैं, ठीक है, यहां पर, या इससे भी दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कोई मकान है, यहां पर कोई, ये इसका गेट है, आपको यहां पर गेट पर खड़ा दिया गया है और आपको कहा है इस गेट से, एकांक समय का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय। ठीक है, एक निश्चित समय। तो यहां पर आपको गेट में खड़ा दिया गया है और आपको कहा है 10 मिनट में जितने व्यक्ति अंदर जाएं आप उसकी संख्या को गिन लें। 10 मिनट में कितने व्यक्ति अंदर गए उसको आपने गिन लिया, या 10 सेकंड मान लेते हैं। 10 सेकंड में जितने व्यक्ति अंदर जाएं आप उनकी संख्या को गिन लेंगे। तो आपने फटाक से बता दिया 10 सेकंड में 50 व्यक्ति इस गेट के अंदर हो गए, एंटर हुए हैं 50 व्यक्ति। तो आप इसकी दर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 50/50 व्यक्ति गए 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं? 5 व्यक्ति। 1 सेकंड में 5 व्यक्ति। तो इसी तरह अपन विशेष स्थान पर कहीं खड़े हैं किसी विशेष क्षेत्र के अंदर, तो जैसे ही अपन परिपथ की बात करें तो इस परिपथ में यहां से 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, निश्चित समय हमने ले लिया यहां पर 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने आवेश यहां से चले गए उसकी संख्या को, उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखो हमने क्या लिखा है? एकांक समय, मतलब एक समय में किसी विशेष क्षेत्र से, हमने ये यहां से ले लिया, कोई भी बिंदु ले सकते हैं कहीं से, क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यहां से कितने आवेश जा रहे हैं उसकी मात्रा को हमने क्या कर लिया? नोट कर लिया, गिन लिया। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा देखो इसकी, एक और परिभाषा लिखते हैं इसकी, ये भी लिख सकते हैं, इससे सरल एक और परिभाषा लिखते हैं। वो परिभाषा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। दर का मतलब यहां क्या है? निश्चित समय। एक निश्चित समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यहां पर हम विद्युत धारा का सूत्र जो लिखें तो क्या बन जाएगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर होता है क्या? कितने आवेश जा रहे हैं एक समय, किस समय में, कितने समय में कितने आवेश गए हैं, वही क्या होती है? विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा को हम लिख देते हैं आई से। किससे? आई से।
आवेश को हम लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से। तो ये हमारा सूत्र बन गया I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी, ये हमारा एक सूत्र बन गया है किसका? विद्युत धारा का। आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। Q का मतलब है आवेश बटा समय, I का मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? कितने आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहे हैं। दर का मतलब, आवेश की दर का मतलब आवेश बटा समय। किसी की भी दर निकालनी है, एक निश्चित समय में कितनी मात्रा है उसकी, तो हम उसको बटे में क्या रख देते हैं? समय रख देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें मात्रक निकालना है विद्युत धारा का। किसका मात्रक निकाल रहे हैं? विद्युत धारा का। तो यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं, Q का मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है, हमने अभी अभी पढ़ा था, पहले कूलम होता है। और यहां पर आपको याद रखना है समय का मात्रक। T मतलब क्या है? समय। और समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक तो आपको पता है, घंटे भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है, दिन भी होता है, साल भी होता है, ठीक है, तो शताब्दी भी होता है। तो अब यहां पर कौन सा लेना है? तो यहां पर हमें फिजिक्स के अंदर समय का मात्रक या समय का एसआई मात्रक की बात करें तो वो होता है सेकंड। फिजिक्स के अंदर या समय का एसआई मात्रक बात करें, एसआई मतलब इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके अंदर बात करें तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां पर हमारा जो मात्रक बन जाएगा, इससे अपन मात्रक निकाले विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या बन जाएगा? ऊपर आ गया कूलम बटे में सेकंड। तो एक तो हमारा बनता है कूलम प्रति सेकंड, ये चिन्ह लगता है, इसका मतलब बटे में प्रति बोलते हैं इसको, कूलम प्रति सेकंड। जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, आपसे विद्युत धारा का मात्रक पूछे तब आपको क्या बताना है? एम्पियर, जिसको हम ए से लिखते हैं। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सिर्फ एक नंबर में आपसे प्रश्न पूछा हुआ, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तब आपको क्या करना है? इस सूत्र से भी आप मात्रक बना सकते हैं, सूत्र से भी आपके मात्रक बना सकते हैं। अब ये जो नियम दिया था वो व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, एम्पियर, तो इस वजह से इसका क्या है बोलते हैं? विद्युत धारा का मात्रक है वो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। तो ये हो गया विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। अब विद्युत धारा के अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मतलब छोटे मात्रक। अगर बात करें मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर की बात करें तो एक मिली एम्पियर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। 10 की पावर माइनस 3 का मतलब हुआ एक एम्पियर में 1000 का भाग कर दो। एक एम्पियर का 1000वां हिस्सा कितना होता है? 1000 का हिस्सा एक एम्पियर का वो होता है 1 मिली एम्पियर। आपसे पूछ ले एक माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। वो क्या होता है? वो भी, ये दोनों भी क्या है? छोटे मात्रक हैं। किसके? विद्युत धारा के। अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा के मात्रक। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है। अन्य मात्रक में जैसे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी आ जाते हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है? वो ये है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है? जैसे अपन वजन को तो तोल के माप लेते हैं, समय को अपन घड़ी से नाप लेते हैं, तो विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कहलाता है एमीटर। इसको ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, एमीटर या एमीटर, दोनों तरह से लिखा जाता है, आप जो सही लगे लिख सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है यहां पर? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है।
जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र है वो क्या है, एमीटर है। नाप रहा है कितनी विद्युत धारा जा रही है किसी उपकरण के अंदर, तो वो नापता है कौन, एमीटर। और ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। संयोजित श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ, उपकरण में, जैसे आपका उपकरण है, जैसे मान लो मैं छोटा सा एक परिपथ बना के बताता हूं अभी आपको। ये हमारा, ये बैटरी होगी, ये हमने स्विच लगा दिया। अब हमें क्या लगाना है, एमीटर लगाना है। तो एमीटर हम सीधा यहां पर ही, यहां पर ए लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एमीटर हो गया। अलग से हमने कोई तार नहीं लगे। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहां पर कोई चीज लगा रखी है, कोई भी चीज मान लो, फिर इसके आगे दूसरी चीज लगा दी, फिर इसके आगे तीसरी चीज लगा दी, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम। ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो हम क्या है, यहां पर हमने दो बातें सीखी है। एक तो क्या सीखा है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है, अच्छी तरह आप इसको याद रखेंगे। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। और विद्युत एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसको, एमीटर को। आगे ये कंफ्यूजन करने वाले आएंगे, जब अपन विभवांतर पढ़ेंगे तब ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, क्योंकि वहां पर भी अपन विभवांतर को मापने वाला यंत्र पढ़ेंगे। दोबारा से जल्दी से विद्युत धारा को अपन रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। दोनों में से कोई सी भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय, यानी I बराबर होता है Q बटे T। इसका मात्रक बात करें तो मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, ये तो हमने सूत्र से निकाला है। और वैसे आपसे पूछ ले तो आप लिखेंगे एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी के ऊपर आधारित, विद्युत धारा जो हमने सूत्र पढ़ा है उसी के ऊपर आधारित। तो देखो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको अच्छी तरह सवाल को पहले पढ़ना है, फिर उसके अंदर जो चीजें दे रखी है हम वो लिख लेंगे। देखो सवाल में क्या है, सवाल को अच्छी तरह पढ़ेंगे। किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या कहा हुआ है, कोई विद्युत बल्ब है जिसके अंदर 0.5 एम्पियर, ए का मतलब क्या है, एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय भी दे दिया उसने 10 मिनट। पूछा क्या है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जो चीजें आपको दे रखी है वो पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विद्युत धारा, जिसको हम किससे लिखते हैं, I से। कितना मान दे रखा है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। समय दे रखा है आपको, जिसको हम लिखते हैं T से। कितना दे रखा है, 10 मिनट। यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, समय अपन किस में लेते हैं, सेकंड के अंदर। समय किस में लेते हैं, सेकंड में। तो ये मिनट से आपका सवाल गलत हो सकता है, गलत होगा तो आप इसको क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे। अभी आपको कहा है समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप फिजिक्स के अंदर हमेशा समय सेकंड में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 10 × 60, यानी कितने हो गए, 600 सेकंड। कितने हो गए, 600 सेकंड। अब अपन सूत्र लगाते हैं। सूत्र से, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है I बराबर Q बटे T, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। हमें किसका मान निकालना है, हमें तो आवेश पूछा है। तो आवेश Q बराबर क्या बन जाएगा, T को इधर लाएंगे तो गुणा में, यानी I गुणा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। I गुणा T हो जाएगा। देखो समझ में नहीं आया, हमें Q का मान निकालना है, क्योंकि I का मान और T का मान तो हमें दिया हुआ है। पूछा क्या है हमसे, आवेश पूछा है, आवेश होता है Q। तो Q का मान निकालने की हम T को इधर लाएंगे तो T आ जाएगा इधर, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा में। तो हमने I का मान रखा 0.5 इंटू T का मान कितना है, 600। T का मान कितना है, 600। हमने यहां से इसका पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। जब इसकी आपस में गुणा करेंगे, किसको, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। आंसर हो गया।
नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें इसका मात्रक लगाना है। तो हमने क्या निकाला है आंसर? आवेश निकाला है। और आवेश का मात्रक आपको याद होना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चाहे तो आप सिर्फ सी लिख दें या फिर कूलाम पूरा लिख दें। ये अब पूरा आंसर आपका एग्जैक्ट माना जाएगा। अगर आप इसका मात्रक नहीं लगाओगे तो सही सवाल होने के बाद में भी आपका एक या आधा नंबर काटा जा सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका इस तरह से करना है। तो देखो हमने क्या देखा है यहां पर, हमने ये देखा है कि एक सवाल दिया हुआ था जिसके अंदर विद्युत धारा का मान हमें दे रखा है, समय भी दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? उसने पूछा है इसके अंदर आवेश कितना है वो हमें ज्ञात करके, यानी आवेश होता है Q, वो हमें बता दीजिए कितना है। तो हमें विद्युत धारा वाला सूत्र लगाया है I बराबर Q बटे T। ठीक है, इससे हमें पहले से ही I और T का मान दे रखा है, Q हमें निकालना है। तो हमने पक्षांतरण करके Q को एक तरफ कर लिया, बाकी I और T गुणा में एक तरफ। अब इसका सीधा सा मान रख के गुणा भाग करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये था आपका इसके ऊपर, विद्युत धारा के ऊपर आवेश और समय से रिलेटेड अगर आपसे विद्युत धारा पर कोई सवाल पूछे तो आप ये सूत्र लगाकर इससे आसानी से कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था विद्युत धारा के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में हमने इसके ऊपर अंकित प्रश्न भी किए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है। आवेश हम कहते हैं जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में तो आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश को तीन तरह से प्राप्त किया जाता है, घर्षण, चालन और प्रेरण द्वारा। आवेश के प्रकार दो होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है। आवेश का मात्रक बात करें तो आवेश का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। क्या मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा, जब हमने आवेश का मात्रक ज्ञात कर लिया तो हमने ये देखा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। आपको अच्छी तरह याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हमने यहां पर एक सवाल लिया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जब अपन कह रहे हैं एक आवेश पर इतना कूलाम है, तो एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिलाने से बनेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर एक कूलाम बना देगा। तो हमने इसको एक सिंपल से न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर लिया अंकित प्रश्न। हमें पता है कि हमारे पास आवेश एक कूलाम है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हमें इलेक्ट्रॉन पता नहीं है तो हमने n संख्या मान ली। तो हमें पता चला कि आवेश एक कूलाम आवेश के लिए n इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? n इलेक्ट्रॉनों की। तो हमने लिख दिया एक कूलाम आवेश, n इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पक्षांतरण किया तो 1.6 इधर भाग में, इसको हल किया तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब 6 इंटू 10 की पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। पावर माइनस वाले ऊपर ले जाते हैं तो किस में हो जाती है? प्लस में। तो आप इसको सिंपल सा हल कर सकते हैं और इस तरह से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। इसके बाद में हमने देखा विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या फिर हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले आवेशों की संख्या को या आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या परिभाषा है? एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को या आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा सूत्र क्या हो गया? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, क्योंकि हमने कहा है प्रवाह की दर, या फिर कह सकते हैं एकांक समय में। तो एकांक समय निकालना है तो हमें समय का भाग करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर निकाला आवेश बटा समय, विद्युत धारा का सूत्र हो गया। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो I बराबर Q बटे T। अब आपको निकालना है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक हम एक तो सूत्र से निकाल सकते हैं, एक सीधा ही मात्रक अगर किसी का हो तो हम उसका वो भी याद रख सकते हैं। तो यहां पर आपको याद जो रखना है, वैसे अगर ये भी याद रखना है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ ले तब आपको कौन सा लिखना है, तब आपको वही लिखना है जो आगे अपन बात करेंगे। ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसको तो हमने सूत्र से निकाला, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का मात्रक ऐसा ही मात्रक सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, या फिर इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अन्य मात्रक की बात करें तो 1 मिली एम्पियर की बात करें तो 1 मिली एम्पियर होता है
10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ये हो गया इसके मात्रक की बात। अब बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक जो है, सॉरी विद्युत धारा को वो है मापते किस में है, कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है। जैसे अपन टेम्परेचर को मापते हैं तो अपन थर्मामीटर काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अपन समय को नापना है तो अपन वॉच यानी घड़ी काम में लेते हैं। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं एमीटर, या इस तरह से लिख सकते हैं, एमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, एमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा को जो यंत्र नापता है उसे एमीटर कहते हैं और इस एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, लगाया जाता है। यानी जिस उपकरण के अंदर जिस परिपथ में हमने विद्युत धारा मापनी है, जिस परिपथ में हमें विद्युत धारा मापनी है उसमें श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देंगे तो ये विद्युत धारा का मान बता देगा कि इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है। इसके बाद में हमने यहां पर देखा कि विद्युत धारा के ऊपर एक सवाल देखा जिसके अंदर हमने ये कहा है एक बल्ब 5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक बह रही है तो इसके अंदर आवेश कितना होगा। तो हमने सूत्र लगाया I = Q/T। याद रखना है समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो आप इससे इसको हल कर सकते हैं और ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।